नमस्कार छात्रों, मैं विष्णुचंद गौड़ पुनः आपके समक्ष तर्क दोष से संबंधित एक और अध्याय पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने प्रासंगिकत्व तर्क दोष के विभिन्न प्रकार पढ़े। आइए शेष कुछ दोष रह गए हैं उनके बारे में जानते हैं। इससे पूर्व हमने आत्माश्रय तर्क दोष पढ़ा। यह दोष उन कथनों में होता है जहां जिस बात को सिद्ध करना है उस बात को हमने पहले ही आधार वाक्य में मान लिया है, अर्थात निष्कर्ष के रूप में जिस कथन की सत्यता को सिद्ध करना है उसे आधार वाक्यों में पहले से ही सत्य स्वीकार कर लेना आत्माश्रय तर्क दोष है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जिस बात को सिद्ध करना है उसे पहले ही स्वयं में सत्य मान लेना। इसका एक उदाहरण आधुनिक पाश्चात्य दर्शन देकार्ते के तर्क में मिलता है, जिसको आप बीए प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हो। वह तर्क इस प्रकार है: प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। मेरे मन में ईश्वर की अवधारणा है, अतः ईश्वर का अस्तित्व है। तो यहाँ पर हमने पूर्व कथन कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, इसी आधार पर कि मेरे मन में ईश्वर की अवधारणा है तो इसका भी कोई न कोई कारण होगा और वो कारण स्वयं ईश्वर ही है। तो यह जो कथन है मेरे मन में ईश्वर की अवधारणा है, यहाँ पर ईश्वर का अस्तित्व इसी कथन में निहित है। तो इस प्रकार यहाँ पर जिस कथन को निष्कर्ष के रूप में सिद्ध करना था आधार वाक्य में स्वीकार कर लेने के कारण आत्माश्रय तर्क दोष उत्पन्न होता है। आत्मा आश्रय तर्क दोष के समान ही एक और तर्क दोष है जिसको हम कहते हैं पेटिशियो प्रिंसिपी, अर्थात साध्य को सिद्ध मानकर तर्क करना। जब कोई किसी तर्क के आधार वाक्य में उस सत्यता की कल्पना करता है जिसे वह उस तर्क के निष्कर्ष में स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है, इसी को चक्रक युक्ति दोष भी कहा गया है। अर्थात कथन से कारण की सिद्धि और कारण से कथन की सिद्धि करने का प्रयास करना। कई बार निष्कर्ष की सत्यता को स्थापित करने के प्रयत्न में युक्ति को इस प्रकार रखा जाता है कि उसके वाक्य कुछ भी प्रमाणित न करते हुए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। एक के दूसरे पर और दूसरे के पहले पर आश्रित होने के कारण ही इनमें चक्रक दोष उत्पन्न होता है। चक्रक दोष के उदाहरण कई बार मजाक से अधिक अच्छे नहीं होते। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का पता बताते हुए कहे कि मेरा घर मंदिर के सामने है, तो दूसरा व्यक्ति पूछे कि मंदिर कहाँ है, तो वह कहेगा कि मंदिर मेरे घर के सामने है। तो इस प्रकार घर मंदिर के सामने है, मंदिर घर के सामने है और दोनों आमने सामने हैं। यह चक्रक दोष का उदाहरण है। इसी को हम दूसरे उदाहरण के रूप में देखें। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान लेखक है, क्योंकि हिंदी साहित्य में अच्छी रुचि रखने वाले प्रेमचंद को अधिक पसंद करते हैं। दूसरा कथन, साहित्य में अच्छी रुचि रखने वाले वे लोग हैं जो अन्य की अपेक्षा प्रेमचंद को अधिक पसंद करते हैं। ऐसी युक्तियां चक्रक युक्तियां होती है। इनके वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण इन्हें अन्योन आश्रित युक्ति का दोष भी कहा जाता है। अब हम एक और अन्य प्रासंगिकत्व तर्क दोष के बारे में पढ़ते हैं, जिसे उपलक्षण का
दोष कहा जाता है। इसका अंग्रेजी शब्द एक्सीडेंट दिया गया है। तो ऐसा ही एक तर्क दोष भारतीय न्याय शास्त्र में भी प्रचलित है, जिसे काकतालीय न्याय कहते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है, जैसे एक कौवा किसी ताल वृक्ष पर बैठा हुआ था, नीचे कोई पथिक वहां से गुजर रहा था, तो पथिक कुछ देर के विश्राम के लिए उस वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा है, तो वह देखता है कि पथिक जैसे ही उठकर चलने लगता है तो उस वृक्ष से ताड़पत्र या ताड़फल या नारियल उसके पथिक के सिर पर गिर जाता है। तो वह जो दूसरा व्यक्ति वहां खड़ा हुआ था या गुजर रहा था, वह अंदाजा लगा लेता है कि यहाँ जब भी कोई पथिक निकलेगा तो उसके सिर पर वह ताड़ फल गिरेगा। और इस मामले में जो कि एक कौवा बैठा हुआ था, तो उस कौवे के उड़ने पर भी ऐसे अंदाजे लगाए जाते हैं कि जब जब कौवा उड़ता है तो ताड़ वृक्ष से ताड़ फल गिरता है। तो इसलिए ये काकतालीय न्याय नाम से प्रचलित हुआ। तो यह भी तर्क दोष इसी प्रकार का है। जैसे उदाहरणार्थ, कल आपने जो खरीदा वह आज आप खा रहे हो। मान लीजिए कल आपने कच्ची सब्जियां खरीदी, इसलिए आप आज कच्ची सब्जियां खा रहे हो। तो यह कथन सही नहीं है। कल के संदर्भ में यह ठीक है कि आपने कुछ सब्जियां खरीदी, लेकिन उन सब्जियों को आज के संदर्भ में अगर हम खाते हैं तो पकाकर ही खाते हैं। तो कल कोई ये कहे कि कल आपने कच्ची सब्जी खरीदी थी इसलिए आज आप कच्ची सब्जी खरीद रहे हो, तो यह निष्कर्ष पूर्णतः गलत है। अतः जब कोई किसी साम्य अनुमान को किसी ऐसे निजी मामले में लगाने लगता है जिसके लिए पर्याप्त रूप से कोई अनुकूल तर्क नहीं होता, तो ऐसे विशेष परिस्थितियों या संदर्भों में सत्य होने वाले कथनों को सार्वभौमिक रूप से सत्य मान लेना उपलक्षण का तर्क दोष कहलाता है। उपलक्षण दोष को एक उदाहरण के द्वारा इरविंग एम कॉपी की तर्कशास्त्र की पुस्तक में और समझाया गया है कि कल आपने कच्चा मांस खरीदा, अतः आप आज कच्चा मांस खा रहे हो के संदर्भ में एक वैज्ञानिक डी मॉर्गन का कहना है कि मांस का यह टुकड़ा आज तक पकाया नहीं गया, हमेशा जैसे ताज़ा और विलक्षण आज भी है। यह तब भी कच्चा था जब 1946 में रीस ने मार्गरेटा फिलोसफिका में इसकी चर्चा की थी, और संत हैटली ने इसे ठीक उसी अवस्था में 1826 में पाया था। W.B. जोसेफ के अनुसार किसी ऐसे कथन को जो कुछ विषयों में भ्रामक नहीं है, उन्हें सदैव निर्बंध रूप में सत्य के रूप में प्रयुक्त करना इस युक्ति से बढ़कर विश्वासघाती और कोई तर्क दोष होता ही नहीं है। अर्थात कोई कथन किसी विशेष परिस्थिति में सत्य हो सकता है, लेकिन जब हम उसको सामान्य परिस्थितियों में प्रयुक्त करने लग जाए तो यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। इसी तर्क दोष का एक और परिवर्तित रूप है जिसे परिवर्तित उपलक्षण का दोष कहा जाता है। जब कोई असावधानी वश या काफी हड़बड़ी में किसी एक मामले से किसी ऐसे विस्तृत साम्यानुमान की ओर चल देता है जो कि समर्थन के लायक नहीं हो, तो यह दोष अविचारित सामान्यीकरण का दोष भी कहलाता है। अर्थात अपवाद स्वरूप घटनाओं पर बिना सोचे समझे सामान्यीकरण कर देना परिवर्तित उपलक्षण का तर्क दोष होता है। उदाहरणार्थ, जैसे सर्दी से बचाव के लिए यदि डॉक्टर औषधि के रूप में ब्रांडी लेने को कहे, तो इसमें यह सामान्य विचार बना लेना कि ब्रांडी सभी को नियमित रूप से लेनी चाहिए, यह युक्ति दोष है। इस प्रकार पीड़ा भूलने के लिए यदि डॉक्टर नींद की कोई दवा दे, तो इससे यह सामान्य निष्कर्ष निकाल लेना कि नींद के लिए सबको अमुक नींद की गोली लेनी चाहिए, यह परिवर्तित उपलक्षण का दोष है। तो
छात्रों, कई बार इस प्रकार की गलतियां हम अपने जीवन में सामान्यतः करते भी हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई दवा ली और उस दवा से हम ठीक हो गए, तो ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जैसे ही सामान्य लक्षण बीमारी के बताता है, तो हम उस दवा को प्रेस्क्राइब उसके लिए कर देते हैं और मेडिकल से लाकर दवा दे दी जाती। कई बार वह दवा से व्यक्ति ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार स्थिति बिगड़ भी जाती है, क्योंकि हमने जो यहाँ अपने अनुमान का प्रयोग किया है वो गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में कोई घटना घट सकती है, लेकिन उस विशेष घटना को अगर हम सभी व्यक्तियों के संदर्भ में सामान्य रूप से उसी रूप में लागू करें तो यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। अनेकार्थता का दोष। अभी तक हमने विभिन्न प्रासंगिकत्व तर्क दोषों को पढ़ा, लेकिन प्रासंगिकत्व तर्क दोष के साथ एक अन्य तर्क दोष भी हमने पढ़ा था, संदिग्ध अर्थता के तर्क दोष। अर्थात किसी कथन में दिए गए शब्दों के विभिन्न अर्थों के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको संदिग्ध अर्थता दोष कहते हैं, और उसके भी हमने विभिन्न 5 प्रकार पढ़े थे। उन 5 प्रकारों में से एक प्रकार है अनेकार्थता का दोष या द्वयार्थकता का दोष। अर्थात जब किसी तर्क के निर्माण में एक ही शब्द या वाक्यांश का प्रयोग जानबूझकर या आकस्मिक रूप से 2 या 2 से अधिक अर्थों में किया जाता है, जब किसी कथन में एक से अधिक अर्थ हो तो वहाँ यह तर्क दोष उत्पन्न हो सकता है। जैसे तो अनेकार्थता या द्वयार्थकता तर्क दोष मुख्यतः अर्थ की विभिन्नता से उत्पन्न तर्क दोष है। जैसे कई शब्द के एक से अधिक अर्थ रहते हैं। द्विज का अर्थ पक्षी भी है और ब्राह्मण भी। यदि हम किसी कथन में द्विज का प्रथम अर्थ पक्षी लगाए और निष्कर्ष में द्विज को हम ब्राह्मण के रूप में दर्शाए, तो वहां पर यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ, जिसे किसी भी चीज का अंत उसकी पूर्णता है। मृत्यु जीवन का अंत है, इसलिए मृत्यु जीवन की पूर्णता है। यहाँ अंत शब्द के 2 भिन्न अर्थ लगाए गए हैं। पहला अर्थ है समाप्ति, दूसरा अर्थ है लक्ष्य। अब हमने मृत्यु जीवन का अंत है, तो यहाँ जो अर्थ प्रयुक्त हुआ है वह है मृत्यु जीवन की समाप्ति है, और किसी भी चीज का अंत उसकी पूर्णता है। यहाँ पर किसी भी चीज का अंत मतलब सार रूप अंत का प्रयोग उसकी सार परिभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया है, जिससे उसकी पूर्णता व्यक्त होती है। तो यहाँ पर अंत शब्द के 2 भिन्न अर्थ समानता से प्रयुक्त हुए, अतः युक्ति में अनेकार्थता का तर्क दोष है। कभी कभी सापेक्ष पदों के संदर्भ में भी यह दोष उत्पन्न होता है। जैसे बड़ा, यह शब्द सापेक्ष है। बड़ा आदमी कहने में बड़ा का अर्थ अमीर से है, किंतु बड़ा मकान कहने से बड़ा का अर्थ आकार में बड़ा होने से है। इन शब्दों की सापेक्षता को भूलकर यदि भ्रमवश समानता से इनका प्रयोग किया जाए तो युक्ति में अनेकार्थता तर्क दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी युक्ति में सामान्यतः किसी भी शब्द का एक ही अर्थ में प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार एक और अन्य तर्क दोष है संदिग्धार्थ तर्क दोष, जिसको कहते हैं वाक्छल तर्क दोष। वाक्छल तर्क दोष व्याकरण संबंधी रचना के कारण उत्पन्न होते, अर्थात व्याकरण संबंधी अस्पष्टता के कारण उस कथन का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाता।
जैसे इसके दो उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक उदाहरण है, यदि ईरान इराक के साथ युद्ध करेगा तो एक शक्तिशाली राष्ट्र का विनाश हो जाएगा। यह वाक्य संदिग्ध है क्योंकि इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि शक्तिशाली राष्ट्र की संज्ञा किसको दी गई है, ईरान को, इराक को या दोनों को, तथा किस राष्ट्र के विनाश की संभावना को व्यक्त किया गया है, ईरान के या इराक के। ऐसे संदिग्ध वाक्यों से कई बार गलत निष्कर्ष निकाल लेने पर युक्ति दोषपूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार एक और मजेदार उदाहरण मिलता है, जैसे बच्चे अक्सर आपस में मजाक करते हुए कहते हैं, क्या तुम आले में रुमाल बिछाकर सो सकते हो? यदि सामने वाले ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आला या अलमारी तो बहुत छोटी होती है, उसमें कैसे सोया जा सकता है? तो इस पर प्रश्न करने वाला बच्चा बड़ी शान से कहता है कि मैं सो सकता हूँ, और वह अलमारी में रुमाल बिछाकर आराम से पलंग पर आकर सो जाता है। तो सामने वाले ने उपरोक्त कथन का अर्थ आले में सोने से लिया, जबकि प्रश्नकर्ता उसे एक क्रिया मानता है जो सोने से पहले करनी है। इस प्रकार अनेक वाक्य संदिग्धार्थक होते हैं और वे वाक्छल दोष उत्पन्न करते हैं। इसका एक अंग्रेजी नाम है एम्फीबोली। यह व्याकरण या संबंधी अशुद्धि से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार कुछ और भी तर्क दोष है जिनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और साथ ही इस अध्याय का अंत उस लेक्चर के साथ हो जाएगा। तो छात्रों, आपने प्रासंगिक तर्क दोष के लगभग सभी प्रकार पढ़ लिए हैं, और संदिग्ध अर्थ तर्क दोष के भी दो प्रकार आपने पढ़े हैं। तो अब हम अगले लेक्चर में अन्य तर्क दोषों की चर्चा करेंगे। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।